नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम बातचीत करने वाले हैं, कौन सी वो खबरें हैं जो कि आज के चर्चा का हिस्सा होंगी। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले आज हम बात करेंगे बोनस पॉइंट में चावल की खबरों को लेकर के। जी हाँ, ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसका असर भारत के ऊपर किस तरीके से देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात होगी यूएई में भारतीयों की प्रॉपर्टी डील से जुड़ी हुई खबर पर। जी हाँ, ये डील अब ईडी के रडार पर आ चुकी है। जानेंगे कि ईडी किस बात के लिए जांच कर रहा है। साथ ही देश में अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस जल्द ही शुरू होने की संभावना है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अंतिम रेगुलेटरी मंजूरी मिल चुकी है। इस खबर को भी आज काफी विस्तार से समझने की कोशिश होगी। भारतीय कंपनी वेदांता को लेकर के अमेरिकी शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च की रिपोर्ट कल सामने आई और इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयरों में कल काफ़ी अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। अभी भी दबाव बना हुआ है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस रिपोर्ट के भीतर क्या छिपा हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 और देशों पर नए टैरिफ घोषित कर दिए हैं। ब्राज़ील पर सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ लगाया गया है। ये भी जानने की कोशिश होगी कि भारत के लिए आखिर में इसके क्या मायने हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि आखिर में ओपन एआई से के ब्राउज़र से जुड़ी हुई खबर पर बात होगी। जल्द ही ये ब्राउज़र लॉन्च हो सकता है। जानेंगे हम कि ब्राउज़र में क्या खास होगा और इसका असर क्रोम पर किस तरीके से पड़ेगा। लेकिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे चावल से जुड़ी हुई खबर के साथ। भारत में चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान से ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। खासतौर से ब्रोकन चावल की कीमतों में ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में भारत के 5% ब्रोकन चावल का भाव घट करके $382 और 25% ब्रोकन चावल का भाव कम होकर के $368 पर टन पर आ गया है। दुनिया भर में भारत चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सर, एफएओ इंडेक्स का गिरना आखिर में क्या बता रहा है और चावल की कीमतों का घटना ये भारत के बाजार के लिए किस तरह के संकेत हैं? हाँ, लंबे समय बाद विपुल चावल पर हमें बेयर्स की या मंदी की ग्रिप बाजार में दिखाई दे रही है और इसकी सीधी वजह है अच्छी फसल होना है। चावल की कीमतों में, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट की वजह भी भारत है। भारत में इस बार मानसून सामान्य है। खरीफ की बुवाई अपने पिछले साल के रिकॉर्ड से ज़्यादा है। धान की और पैडी की अच्छी पैदावार की उम्मीद है और इस वजह से पूरी दुनिया के चावल बाजार में कीमतें टूटी हैं। भारत के साथ वियतनाम और बांग्लादेश में भी चावल की फसल पिछले साल की में अच्छी रहने वाली है। इस वजह से चावल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी दिखाई दे रही है। अब असर की स्थिति यह है कि भारत चावल का सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में भी है और सबसे बड़े निर्यातकों में भी है। भारत के लिए भी चुनौती है कि एक तो चावल का स्टॉक भारत में काफी ज्यादा है। पिछले साल भी रिकॉर्ड लेवल का स्टॉक सरकार के पास उपलब्ध था जब खरीफ का मौसम शुरू हो रहा था। निर्यातकों के लिए आने वाले समय में चुनौती होगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें अच्छी कीमत मिलने में दिक्कत होगी क्योंकि चावल के बाजार में अब ओवर सप्लाई जैसी स्थिति बनती दिख रही है। जी चलिए, इस बीच छोटी कारों के लिए ईंधन खपत के प्रस्तावित नए नियमों में ढील पर विचार हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैफे 3 और कैफे 4 नियमों को लागू करने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि बीईई इस पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कैफे नियमों के लागू होने के शुरुआती वर्षों में छोटी कारों के लिए ईंधन नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। छोटी कारों की बिक्री में आई कमी को देखते हुए इस कदम पर विचार हो रहा है। सर, नियमों में रियायत की आखिर में वजह क्या लग रही है आपको? ये अजीबोगरीब कानून व्यवस्था थी कैफे की जिस पर आपत्ति भी होनी थी और सरकार को संशोधित भी करना था। ये जो नए नियम एमिशन के आए हैं ये एमिशन को कार की वजन के हिसाब से तय करते हैं। तो जैसे जो भारी कार है उसे ज़्यादा एमिशन की, ज़्यादा उत्सर्जन की छूट है और जो हल्की कार है उसे कम उत्सर्जन की छूट है। मारुति जो कि भारत में छोटी कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है उसने खुलकर इस पर प्रतिक्रिया की थी और एक कहा था कि तो नियम ही अजीब तरीके से बनाए गए हैं और ये छोटी कारों के बाजार के साथ, छोटी कारों के ग्राहकों के साथ और निर्माताओं
के साथ अन्याय करते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं गफलत है, क्योंकि छोटी कारों के बाजार को अगर आपको बढ़ावा देना है तो नियमों को प्रोत्साहन रखना होगा, और यही वजह है कि काफी नियमों में अब बदलाव की तैयारी की जा रही है। संशोधन, जब उनका नया संशोधन आएगा तब उसमें छोटी कारों के हिसाब से कुछ रियायतें या ढील शामिल हो सकती है। जी। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसीज को कहा है कि उन्हें अपने कर्ज कारोबार में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनबीएफसीज को 2047 तक बैंकों के कर्ज कारोबार के आधे हिस्से तक पहुंचने का लक्ष्य तय करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल में रेपो रेट में आई कमी के बाद एनबीएफसीज को अपने ग्राहकों के लिए कर्ज सस्ता करना चाहिए। सर, वित्त मंत्री उन्हें कर्ज बढ़ाने के लिए कह रही हैं, जबकि आरबीआई लोन पर सख्ती करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये किस तरह की दुविधा है? कहना क्या चाह रहे हैं, होना क्या चाहिए? कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? देखिए, कर्ज को लेकर भारत की वही पुरानी चिरंतन दुविधा सामने आ गई। जैसे ही ब्याज दरें कम होना शुरू हुई, सरकार को ऐसा लगता है कि जो देश में अनबैंक्ड लोग हैं, जिनकी के पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, जिनकी साख नहीं है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज उपलब्ध कराया जाए। और एनबीएफसी के, मुझे सरप्राइज हुआ इस बयान पर वित्त मंत्री के थोड़ा सा, क्योंकि रिजर्व बैंक का नजरिया एनबीएफसी के कर्ज को लेकर बिल्कुल दूसरा है। क्योंकि भारत एनबीएफसी के इसी तरीके के अंधाधुंध लोन के बाद से पहले क्राइसिस देख चुका है, आईएलएफएस की, दीवान हाउसिंग की। तो आरबीआई इस बात को सख्ती में लगा हुआ है कि एनबीएफसी अपने कर्ज के बांटने की प्रक्रिया को पारदर्शी और बेहतर रखें। हमें यह पता है कि एनबीएफसी उन लोगों को कर्ज देते हैं जिनकी कर्ज की पात्रता या कर्ज की योग्यता सीमित है या सवालों में है। बैंक उनको कर्ज नहीं देते हैं। वित्त मंत्री की दुविधा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वित्त मंत्री चाहती हैं कि बाद की अर्थव्यवस्था में इस समय में गिरावट है, लोगों के पास कर्ज की डिमांड होनी चाहिए, और जब कर्ज पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब्स आना शुरू होंगे। तो इसलिए वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को अपनी लोन बुक डबल कर लेनी चाहिए। रिजर्व बैंक इस पर क्या प्रतिक्रिया करेगा, ये देखना होगा। रिजर्व बैंक के लिए तो के कान में तो ये शब्द जो है वो थोड़ा झटके के तौर पर जाएंगे। तो आरबीआई ये चाह रहा है कि कर्ज सही लोगों को मिले, कर्ज में गफलत ना हो और एनबीएफसी किसी संकट में ना फंसे। जबकि केंद्र सरकार का दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज का विस्तार हो, जिस वजह से लोगों के हाथ में पैसा जाए और वो निवेश करना शुरू करें। इस दुविधा के बीच वित्तीय क्षेत्र फंसा हुआ है। अंततः हमें देखना होगा कि क्या एनबीएफसीज वास्तव में इतनी तेजी से लोन दे पाएंगी। विपुल जी, इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह भी है कि हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं हाल फिलहाल के दशकों में, शायद आप भी इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि ब्याज दरें कम होने के बाद भी कर्ज की मांग नहीं बढ़ रही है। क्रेडिट का ऑफटेक नहीं है बिल्कुल, ना तो रिटेल सेक्टर में, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में और ना एमएसएमई में। तो ये भी एक वजह है जो सरकार को चिंता में डाल रही है कि कर्ज सस्ता है, लोग कर्ज नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं होगा। इस बीच दुबई में घर खरीदने वालों को पिछले साल मिले आयकर विभाग के नोटिस के बाद अब वे घर खरीदार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में घर खरीदने की कई डील्स में आयकर विभाग को बैंक फंड ट्रांसफर का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में शक है प्रॉपर्टी खरीद या तो क्रिप्टो के जरिए हुई या फिर फेमा के जरिए, और पीएमएल का उल्लंघन उसमें हुआ है। इसी वजह से अब ये सारी डील्स ईडी के रडार पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। सर, ये कैसी प्रॉपर्टी खरीद है जिसकी जांच जो है ईडी की तरफ से शुरू की जा रही है? ये मामला लगभग फरवरी से चर्चा में है। फरवरी से क्या पिछले साल से यूएई ने अपने बाजार में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की छूट दी थी। इससे अलग एक खबर आज की बताते चलें, फिर इस पर हम आते हैं। यूएई पहला देश हो गया है जिसकी एयरलाइंस एमिरेट्स ने अब टिकट बुक करने के लिए क्रिप्टो में पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। जबकि दुबई एयरपोर्ट पर अगर आप कोई ड्यूटी फ्री शॉपिंग करते हैं तो वहां भी आप क्रिप्टो में भुगतान कर सकते हैं। तो यूएई बहुत तेजी से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को अपना रहा और जगह जगह शामिल कर रहा है। मार्च में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस बात का संकेत दिया था कि दुबई में जो भारतीयों की तरफ से प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें या तो हवाला के पैसे का इस्तेमाल हुआ है या ये भुगतान क्रिप्टो के जरिए किए गए हैं, जिनका कोई ट्रेस, कोई ट्रैक नहीं दिखाई देता। एफआईयू की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के बाद अब इसमें ईडी को भी शामिल किया गया है। तो जांच दरअसल मार्च से शुरू हुई थी, अब इसमें ईडी भी दखल में आया है क्योंकि ईडी को ऐसा लग रहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भी दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में गया है। और हमें पता है कि भारतीयों ने बड़ा निवेश दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में किया है, जिस पर शक होना लाजिमी है। तो अब यह मामला भारत से विदेश में निवेश का भी है, पेमेंट के ट्रांसफर का भी है, क्रिप्टो के इस्तेमाल का भी है और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। इस बीच अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा शुरू करने के लिए अंतिम रेगुलेटरी मंजूरी भी मिल गई।
दूरसंचार विभाग की मंजूरी के बाद अब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर यानी कि INS स्पेस की मंजूरी भी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब जल्द ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा शुरू कर सकती है। सर, एलन मस्क की कंपनी को अब मंजूरी के बाद आगे की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आप स्टारलिंक तो भारत आ रही है और उसमें भारत के में उसके दो पार्टनर भी हैं। जियो भी उसका पार्टनर और एयरटेल भी इसका पार्टनर है। हालांकि अभी कई रेगुलेटरी मंजूरियां और भी शामिल हैं जिनको करना पड़ेगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से या कानूनी तौर पर स्टारलिंक को भारत ने अपनी सारी आपत्तियां हटाकर मंजूरी दे दी। अब लोगों की निगाह इस बात पर है कि स्टारलिंक की सेवाएं कब से और कैसे लॉन्च होंगी और जियो और एयरटेल ने अपनी सेवाओं के मॉडल में कैसे जोड़ेंगे। क्योंकि ये एक सैटेलाइट सर्विसेज है तो इसका एक अपना हार्डवेयर कॉस्ट है, इसकी एक टर्मिनल किट आती है जिसका इस्तेमाल आपको करना होगा। उसकी कीमत अंदाज की जा रही है, बाजार में आज लोगों से बात हो रही तो 30 से 33 हज़ार रुपए के आसपास उसकी किट की लागत है और करीब करीब इसका मंथली सब्सक्रिप्शन 3 से 4 हज़ार रुपए के आसपास हो सकता है। अभी एलन मस्क को कुछ और भी मंजूरियां लेनी होंगी, उसके बाद ये जो दोनों पार्टनर हैं इन्हें भी सरकार से इन सर्विसेज को लॉन्च करने की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब इसमें गतिविधियां तेजी से दिखाई देंगी। अगले कुछ ही हफ्तों में आपको स्टारलिंक की तरफ से और एयरटेल की तरफ से इस सर्विस के बारे में शुरुआती कार्यवाही होती हुई दिखाई देगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कॉपर पर इंपोर्ट टैरिफ जो है लगा करके दुनिया भर के कॉपर मार्केट को झटका दिया है। इसका असर न सिर्फ कॉपर निर्यातकों पर पड़ेगा बल्कि अमेरिका पर भी चोट पहुंच सकती है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ के बाद अब 8 अन्य देशों पर टैरिफ की घोषणा की है। इन देशों को टैरिफ पत्र भेज दिए गए हैं। 20% से लेकर के 50% तक टैरिफ की घोषणा हुई है। सबसे ज़्यादा 50% का टैरिफ ब्राज़ील पर लगाया गया है। इसके अलावा अल्जीरिया, लीबिया, इराक, श्रीलंका पर 30%, ब्रुनई और मालडोवा पर 25% और फिलीपींस पर 20% का टैरिफ का ऐलान किया गया है। सर, पहला सवाल तो ये कि ट्रंप का ये जो कॉपर अटैक था उसका दुनिया भर के बाज़ारों पर अभी क्या असर देखने को मिल रहा है? कॉपर ट्रंप का अगला निशाना है स्टील के बाद, और इसके बाद पूरी दुनिया के कॉपर बाजारों में अजीब हलचल है। अमेरिका के बाजार में कॉपर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। फ्यूचर्स में भी कॉपर महंगा हुआ है। 3-4 बड़े देश हैं दुनिया के सप्लायर, जिनको हम डेटा पॉइंट में देखते हैं, जो 3-4 बड़े देश हैं दुनिया के सप्लायर जिन पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देश है चिली। चिली का बड़ा निर्यात है अमेरिका को 7% हिस्सा है। चिली अब अपना कॉपर लेकर चीन और यूरोप की तरफ जा सकता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनर है, लेकिन इसके बाद अब जो ये 50% टैरिफ आया है उसको लेकर चीन वो बाजार खो देगा। हालांकि यूरोप में वो अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, मार्जिन में कमी होगी। इसके अलावा मैक्सिको और कनाडा 2 और सप्लायर हैं बड़े, जिनका जो अमेरिका के बाजार में मांग कम होने की स्थिति में बाकी दुनिया के देशों को अपना कॉपर बेचना शुरू करेंगे। भारत पर बड़ा असर होगा इसका। भारत के कुल कॉपर एक्सपोर्ट में यूएस की हिस्सेदारी 17% है। सीधे सीधे भारत का कॉपर निर्यात प्रभावित होगा। और जबकि अभी ये चर्चाओं में नहीं है, जो संधि की वार्ताएं चल रही हैं उनमें ये कॉपर शामिल नहीं है। इससे क्या है कि भारतीय बाजार में अतिरिक्त कॉपर होने की डंपिंग भी होगी, क्योंकि अमेरिकी बाजार में इसकी मांग कम होगी। अमेरिका की कोशिश ये है कि घरेलू स्तर पर कॉपर की रिफाइनिंग शुरू की जाए, तांबे की खोज की जाए, तांबे की पुरानी माइंस को शुरू किया जाए, जिससे कि देश के अंदर कॉपर उपलब्ध हो। इसका बड़ा असर तात्कालिक तौर पर अमेरिका के बाजार में मिलेगा, क्योंकि ये कॉपर जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हैं, इनमें कॉपर के प्रोडक्ट भी शामिल हैं, कैथोड, तार, ट्यूबिंग और जो हाफ मेड कॉपर प्रोडक्ट हैं। इससे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर अमेरिका में असर पड़ेगा और वहां इसकी महंगाई बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में इतनी तेजी से कॉपर की कीमतें बढ़ी हैं कि अब LME से 25% अधिक दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में कॉपर फ्यूचर्स एक दिन में 13% से ज़्यादा बढ़े हैं। अमेरिकी कंपनियों ने हालांकि इसको सेंस कर लिया था, तो अमेरिकी कंपनियों ने पहले से ही कॉपर खरीदना शुरू कर दिया था। तो ये तो अमेरिका का मार्केट है जो पूरी तरह डिसरप्ट हो गया है ट्रंप के टैरिफ से। ये सवाल अगला मेरा था भी सर कि ये जो सख्ती हुई है उसका अमेरिका पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं?
अमेरिका के बाजार में महंगाई लेकर आएगा ये कॉपर, और दुनिया के बाजार में कॉपर की डंपिंग बढ़ेगी। दरअसल एक ऐसा बाजार शुरू हो रहा है जिसमें अमेरिका कॉपर का प्रीमियम मार्केट होगा, जहां 50% टैरिफ के साथ महंगा तांबा बिकेगा। और इसकी वजह से तांबा चूंकि बहुत बुनियादी इंडस्ट्रियल मेटल है, आपको बिजली के सामानों में, कार में, हर जगह दिखाई देती है, वहां महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जिन इस और मांग भी कम होगी, तो जो अतिरिक्त कॉपर का प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन फिर एशिया के बाजारों में जाएगा, तो एशिया के बाजारों में कॉपर सस्ता होगा। हालांकि यहाँ के उत्पादकों की लागत में, उनके कॉपर की पर खर्च में कमी होगी, लेकिन वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों को अब सस्ता तांबा मिल सकेगा। तो यह अजीब सी विसंगति आपको बनती दिख रही है कॉपर के बाजार में, कि पूरी दुनिया में एक हिस्से में तांबा महंगा होगा और दूसरे हिस्से में तांबे की कीमतें कम होंगी। और यही वो डोनाल्ड ट्रंप की डिसरप्टिव पॉलिसी है जिसका असर हमें दिख रहा है। इसलिए कॉपर बाजार को लेकर बड़ी अनिश्चितता आने वाले समय में है। सबसे ज़्यादा असर इस बात पर पड़ने वाला, जो विशेषज्ञों से हमारी बात हो रही थी, कि कॉपर माइनिंग में आने वाले समय में अब निवेश घटेगा, क्योंकि माना जा रहा था कि ईवी की डिमांड बढ़ने के साथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने के साथ, चूंकि चार्जिंग नेटवर्क के लिए, ग्रिड्स के लिए, कारों को बनाने के लिए तांबे की बड़ी डिमांड है, तो इसलिए अगले एक दशक में दुनिया में कॉपर माइनिंग में बड़े निवेश होंगे। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कॉपर माइनिंग में निवेश करने वाली कंपनियां स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार करेंगी। जी, अब सर जरा जो टैरिफ लगाए गए हैं उसको लेकर के अब आपसे प्रश्न जानना चाहेंगे कि अब ये नई तस्वीर क्या बनती दिखाई दे रही है। ब्राज़ील के ऊपर 50% का टैरिफ क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से? डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टैरिफ की किश्त में, जिसमें कि 8 और कंट्रीज पर लगाए गए, इसे जरा भीतर से खोलकर देखने की कोशिश करिए तो आपको दिखाई देगा कि एशिया के देशों पर 20 से 35% तक का टैरिफ का रेंज है, जिसमें फिलीपींस को वियतनाम वाली कैटेगरी में शामिल किया गया है। फिलीपींस भी बहुत स्ट्रेटेजिक चॉइस है डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसे देश जिनको डोनाल्ड ट्रंप आसियान की एकता के बीच से निकालना चाहते हैं, उन पे लगाया गया है। पर अगर आप अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका के देशों में और मध्य पूर्व के देशों में एक समान टैरिफ दर दिख रही है। अल्जीरिया 30%, लीबिया 30%, इराक 30%। श्रीलंका इसमें थोड़ा अलग है। श्रीलंका पर 30% का टैरिफ काफ़ी भारी पड़ेगा। अर्थव्यवस्था अभी संकट से, सॉवरेन डिफॉल्ट से जूझ रही है, छोटा निर्यात है, तो श्रीलंका के लिए भी ये 30% के टैरिफ भारी पड़ेंगे। ब्राज़ील एक बड़ा एक्सेप्शन बनकर इस पूरे मामले में उभरा है, जिस पर 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। जी सर, जो ब्राज़ील की बात आपने की, अगर इसको मतलब इसी की रोशनी में अगर भारत को देखा जाए तो क्या कुछ तस्वीर सामने निकल करके आ रही है भविष्य को लेकर के? भारत पर किस तरीके का व्यू हो सकता है अमेरिका का? देखिए विपुल जी, ब्राज़ील पर जो ट्रंप का टैरिफ आया वो बेहद अप्रत्याशित था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और ब्राज़ील की सरकार के बीच वार्ताएं चल रही थी, फ़ोन पर और वीडियो कॉल के जरिए वार्ताएं चल रही थी, और ये माना जा रहा था कि अगले एक हफ्ते में ब्राज़ील के साथ एक डील हो सकती है। लेकिन ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने ट्रंप के फैसले की आलोचना की ब्रिक्स की बैठक में, और उसके बाद उन पर 50% टैरिफ लगा दिया गया, जो काफ़ी बड़ा है। और ब्राज़ील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ भारत के लिए हम लगातार आपको इस कार्यक्रम में कह रहे हैं, हालांकि चर्चाएं और उम्मीदें हैं और हर 24 घंटे में मिनी डील की खबरें सार्वजनिक होती हैं, पर अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो भारत की स्थिति इस डील में बेहद पेचीदा हो गई। 2 और टैरिफ नए आ गए, 50% कॉपर और 10% का ब्रिक्स टैरिफ। ब्राज़ील पर टैक्स लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को, जो हम बराबर अपने कार्यक्रम में कह चुके हैं कि ब्रिक्स को सीधा अटैक किया, तोड़ने की कोशिश की है। अगर आप ये मान के चलें कि ब्रिक्स पर 50% टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं ब्रिक्स की दूसरी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को, साउथ अफ्रीका पर भी टैरिफ लगा दिया है, तो भारत ही ब्रिक्स की एक ऐसी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बची है जो प्रतिबंधों से बाहर है। ईरान और रशिया पर तो प्रतिबंध है, तो इसलिए वो ट्रेड डील में नहीं आएंगे। भारत की दुविधा यह है कि 50% का टैक्स कॉपर पर आ गया, इसे तो अभी हमने 20%, 26% की गणनाओं में शामिल नहीं किया था। 10% का एडिशनल टैक्स ब्रिक्स के नाम पर आ गया। ऐसी स्थिति में भारत को कौन सा टैरिफ रेट मिलेगा, क्या टैरिफ रेट मिला जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं। हमने जानने की कोशिश की कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों से, जो व्यापार वार्ता में जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी, जबरदस्त तौर पर कंफ्यूजन है, और डोनाल्ड ट्रंप का हर अगला कदम भारत के लिए बार्गेनिंग को कमजोर कर रहा है। भारत के पास बार्गेनिंग के पॉइंट नहीं है। तो अभी अगर आप पूरा समग्र टैरिफ परिदृश्य देखें तो अगर मान के चलें कि भारत को 20% ड्यूटी के दायरे में रखा जाता, जो मिनिमम है एशिया में, जो वियतनाम को मिली है, तो उस पर कॉपर 50% और 10% का अगर ब्रिक्स जोड़ लिया जाए तो भी बहुत बड़ा ड्यूटी बोझ भारत पर आने वाला है। तो इसलिए सारी चीज़ें अभी स्थिर हैं, दुविधा में फंसी हुई हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की
चिट्ठियों की 2 किश्तों में भारत शामिल नहीं है, इसलिए उम्मीद मानी जा रही कि कहीं ना कहीं किसी जगह वार्ता बातचीत बन सकती है। लेकिन सर ये एक चीज़ नहीं समझ में आया कि मतलब ब्राज़ील पर 50% के टैरिफ की आवश्यकता पड़ी क्यों, और ख़ासतौर से तब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट पे नहीं है यूएस, ट्रेड सरप्लस पे है, उसके बावजूद जो है या ये 50% का टैरिफ। ब्राजील को एक तरह से सजा देने की कोशिश है, खासतौर से ब्रिक्स के मामले में, क्योंकि ब्रिक्स के सम्मेलन को अभी ब्राजील ने होस्ट किया था, वो लीड भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये संकेत जो डोनाल्ड ट्रंप बराबर दे रहे हैं कि ब्राजील की ब्रिक्स के देश अमेरिका विरोधी हैं, वो डॉलर को रोकना चाहते हैं, नया पेमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं, तो ब्राजील को एक तरीके से ये धमकाने या सजा देने की कोशिश है। और ब्रिक्स के हिसाब से पहला देश है जिस पर सीधा 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो ये खतरनाक संकेत है, ये चुनौती के लिए ये है कि दुनिया में ब्रिक्स हालांकि ट्रेड ग्रुपिंग नहीं है, पर फिर भी ब्रिक्स एक बड़ी महत्वपूर्ण ग्रुपिंग है। दूसरी ट्रेड ग्रुपिंग आसियान है। इन दोनों के को हिलाने और दोनों को तोड़ने की कोशिश ट्रंप के टैरिफ के भीतर दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। चैट जीपीटी चलाने वाली कंपनी ओपन एआई अपना ब्राउज़र लॉन्च करने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राउज़र में चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस होगा और दूसरी वेबसाइट पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओपन एआई का ब्राउज़र आने से गूगल के क्रोम ब्राउज़र के कारोबार पर असर पड़ सकता है। अभी तक दुनिया भर में क्रोम का ब्राउज़र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सर, ब्राउज़र बाज़ार को क्या एआई ब्राउज़र किस तरीके से बदलते हुए दिखाई देंगे? क्रोम ब्राउज़र पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं अब एआई ब्राउज़र के आने के बाद? विपुल जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लॉजिकल या तर्क संगत विस्तार था वो ब्राउजर ही था, क्योंकि ब्राउजर से आप सर्च करते हैं और उस सर्च को और ज़्यादा रिफाइन, कस्टमाइज, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से फैक्ट चेक करके स्ट्रक्चर में बांधकर आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल के चाहे वो बार्ड हो या चैट जीपीटी हो या परप्लेक्सिटी हो, ये आपको उपलब्ध कराते हैं। ओपन आई ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ओपन आई ने अब ये कहा है कि वो एक ब्राउज़र लॉन्च करेगा। अभी दुनिया के बाजार में क्रोम की हिस्सेदारी करीब 64% के आसपास है, जो और करीब 3-3.5 अरब उपभोक्ता दुनिया में क्रोम का ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में इसकी हिस्सेदारी 50% है, क्योंकि अमेरिका में सफारी भी एक बड़ा ब्राउज़र है एप्पल का, जिसको करीब 32% लोग इस्तेमाल करते हैं। एआई ब्राउज़र अब नई चुनौती बनकर आ जा रहा है। ये क्रोमियम पर आधारित होगा, एआई सर्च से जोड़ेगा यूज़र्स को। यहाँ पर जैसे चैट जीपीटी के इस्तेमाल की सुविधा मिलती है, जिसमें कि आप इंटरेक्ट करते हैं चैट जीपीटी के बॉट के साथ या एलएलएम के साथ, लगभग वैसी ही व्यवस्था रहेगी। अभी आपको अलग अलग साइट्स पर जाकर किसी क्रोम के ब्राउज़र में अलग अलग साइट्स क्लिक करनी पड़ती है और वहाँ सर्च करना पड़ता है। यूज़र को किसी दूसरी साइट पर जाए बिना बैकएंड से एआई का इंटरफेस मॉडल उसे सर्च की हुई जानकारी उपलब्ध करा देगा। ओपन आई को यूज़र्स का डेटा मिलेगा, जिसके आधार पर वो इस ब्राउज़र को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। इसके अलावा इसमें कई टूल डाले जा सकते हैं जो टूल क्रोम के ब्राउज़र में उपलब्ध नहीं, जैसे ऑटोमेटिक यात्रा बुकिंग कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए और तमाम सुविधाएं हैं। चैट जीपीटी के करीब 40 से 50 करोड़ यूजर हैं विपुल भाई, और अगर एक छोटा सा हिस्सा भी चैट जीपीटी के ब्राउजर पर शिफ्ट हो गया, जो पूरी तरह संभव है, मुमकिन है, क्योंकि लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए आदी हो चुके हैं, तो क्रोम के लिए बड़ी चुनौती होगी। ओपन आई का सर्च इंजन भी ब्राउजर में होगा, तो ये गूगल सर्च को चुनौती देगा। क्रोम के लिए बाजार मुश्किल है, ओपन होगा, क्योंकि क्रोम का ट्रैफिक कम हो सकता है और उसके एआई टूल्स उसका बिजनेस मॉडल भी, क्रोम का बिजनेस मॉडल भी प्रभावित कर सकते हैं। पर क्रोम के साथ केवल एक बढ़त है कि क्रोम गूगल के बाकी अकाउंट्स और डिवाइस के साथ लिंक्ड है, जबकि इतना बड़ा इकोसिस्टम ओपन आई के पास उपलब्ध नहीं है। एंड्रॉयड पर क्रोम डिफॉल्ट ब्राउजर है, जहां ओपन आई का ब्राउजर नहीं जा पाएगा, तो वहां भी सही से बढ़त मिलेगी। 2025 में ओपन आई के बाद डिया और एआई के ब्राउजर भी आ रहे हैं। परप्लेक्सिटी ने भी आज घोषणा की है कि वो कॉमेट के नाम से एक अपना नया ब्राउजर लेकर आएगा। जी, इस बीच उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर वॉइसरॉय रिसर्च ने मोर्चा खोल दिया है। अपनी रिपोर्ट में वॉइसरॉय रिसर्च ने वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को पैरासाइट और फाइनेंशियल ज़ॉम्बी बताया है। साथ में ग्रुप की दूसरी कंपनी वेदांता लिमिटेड को डाइंग होस्ट कहा है। इस रिपोर्ट के बाद वेदांता के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। सर, वॉइसरॉय की रिपोर्ट में आरोप काफ़ी गंभीर लगाए गए हैं, क्या कुछ खास बातें रही हैं इसमें?
बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट है विपुल, ये वायसराय की। मतलब अगर आप इससे पहले एक शॉर्ट सेलर फर्म की रिपोर्ट देखें हिंडनबर्ग की, उसकी तुलना में रिपोर्ट ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा सनसनीखेज है। वायसराय की रिपोर्ट के हम मुख्य बिंदु आपको एक एक करके बताते हैं, जानना ज़रूरी है क्योंकि वेदांता बड़ी कंपनी है और इसका असर हमें बाजार में सेंटीमेंट पर दिखाई देता है। वायसराय डेलवेयर की एक इन्वेस्टिगेटिव शॉर्ट फर्म है जिसे ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन प्रवर्तकों ने बनाया था और इसका काफ़ी मजबूत रिकॉर्ड है। वायसराय ने कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, जो कि वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी है, उसके कर्ज पर वो शॉर्ट पोजीशन ले रही है। घोषित तौर पर वायसराय ने कहा है कि वो इस कंपनी को शॉर्ट करने जा रही है और इसकी वजह क्या है? नंबर एक, वीआरएल जो है वो एक पैरासाइट और जॉम्बी कंपनी है और वीडीएल एक डाइंग हॉस्ट है। हो यह रहा है कि वीआरएल मतलब वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अपने संचालन के लिए वेदांता लिमिटेड से पैसा निकालती है और इससे वेदांता लिमिटेड पर कर्ज बढ़ रहा है, जबकि वीआरएल इसका इस्तेमाल कर रही है। और यही वो पैरासाइट कंपनी का कॉन्सेप्ट है जो वायसराय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड एक किस्म की पैरासाइट कंपनी है। ये भी कहा गया, जो पहली बार ऐसा आरोप है, कि वेदांता समूह की जो पूरी रचना है और जो फंडिंग मॉडल है वो एक पोंजी स्कीम जैसा है। इसमें नया कर्ज लिया जाता है और क्रिएटिव अकाउंटिंग के जरिए कंपनी को दिवालिया होने से बचाया जाता है। यह बेहद बड़ी बात है कि वेदांता पर वायसराय ने कहा है कि वेदांता समूह अपनी छिपी हुई देनदारियों को टाल रहा है और इसके दिवालिया होने का खतरा है, यानी कंपनी के बैंकरप्ट होने का खतरा है। ये बेहद सनसनीखेज है और इसलिए आज हमने देखा कल बाजार में स्टॉक गिरा था, आज भी करीब 1.5% की गिरावट विपुल जी दिखाई दी बाजार में। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज़ समझना चाहेंगे, खैर आगे उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन क्या इस रिपोर्ट के अंदर कोई फाइनेंशियल अनियमितता भी पाई गई है, वित्तीय अनियमितता भी बताई गई है इस रिपोर्ट के अंदर? गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। अगर आप, मैं पूरी रिपोर्ट वायसराय की पढ़ रहा था, ये कहा जा रहा है ऐसा भारत के मतलब, और ऐसा हो रहा है और भारत के रेगुलेटर देख नहीं पा रहे हैं। अगर ये वास्तविकता और सही है तो भारत के रेगुलेटर्स के पर बड़ा सवाल है। रिपोर्ट एक कह रही है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाए जाते हैं लेकिन इसका जो मूल कंपनी का कर्ज है उसे चुकाने में इस्तेमाल कर दिया जाता है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश नहीं करती। ब्याज का खर्च बताई गई दरों से बहुत ज्यादा है और बढ़ रहा है, यानी यहां अकाउंट में सही ढंग से ब्याज की रिपोर्टिंग भी नहीं की जा रही है। सहायक कंपनियों की जो संपत्तियां हैं उनका बहुत बढ़ा चढ़ाकर मूल्यांकन किया जाता ताकि कंपनी का वैल्यूएशन बड़ा दिखाया जा सके। खर्चों का कैपिटलाइजेशन करके संपत्तियों का मूल्य बढ़ाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये बात ऑडिटर्स पर सवाल उठाती है, जो बात उसने कही भी है वायसराय ने, कि वेदांता के ऑडिटर्स की भूमिका संदिग्ध है, कारपोरेट गवर्नेंस खराब है और बहुत भारी देनदारियों को ऑफ बैलेंस शीट कर दिया गया है, यानी बैलेंस शीट से बाहर रखा गया है। तो ये बेहद बड़े गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा डीमर्जर को भी आलोचना की गई और कहा गया है कि अलग अलग सूचीबद्ध कंपनियों में बांटने की योजना है कि दिवालियेपन से बचाने की कोशिश है। हालांकि वेदांता ने इसका खंडन किया है। वेदांता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सारी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है और ये आरोप केवल सट्टेबाजी से पर आधारित है। सार्वजनिक जानकारी को गलत ढंग से पेश किया गया है और रिपोर्ट इसलिए जारी की गई है, कंपनी से पूछा नहीं गया है, ताकि बाजार में घबराहट फैले और कंपनी की जो भविष्य की योजना है उन पर असर पड़ सके। जी सर, लेकिन क्रेडिबिलिटी क्या है वायसराय की, कि उसकी कोई ऐसी मतलब क्रेडिबिलिटी है जिस पर भरोसा किया जा सके? वायसराय मजबूत शॉर्ट सेलिंग मार्केट की बड़ी फर्म कंपनी है और वायसराय के पुराने शिकार बड़े शिकार रहे हैं और इसलिए अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्मों के इतिहास में से बड़ी ताकत माना जाता है। देखिए, हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वायसराय रिसर्च के पुराने शिकार। 2017 में स्टाइनहॉफ इंटरनेशनल थी। वायसराय ने स्टाइनहॉफ की जांच में बड़ी अकाउंटिंग फ्रॉड पाई थी। शेयर 90% से ज़्यादा गिरा था और इस मामले ने वायसराय की एज एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग के तौर पर साख स्थापित की थी। अमेरिका में एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स को, जो कि किसी कंपनी के प्रबंधन में खामियां सामने उभार कर लाते हैं और उसके बाद शॉर्ट सेलिंग करते हैं, इसकी इजाजत है, जैसा हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के साथ किया था। वायरकार्ड दूसरी कंपनी थी। हाल का ही मामला 2018 से 2020 के बीच का है। वायरकार्ड पर कई रिपोर्ट्स वायसराय ने प्रकाशित की। अकाउंटिंग की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समस्याएं सामने लाया गया। जर्मन पेमेंट कंपनी थी ये वायरकार्ड और इसके बाद ये यूरोप के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले में फंस गई और अंततः दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई। तो वायसराय की रिपोर्ट और जांच सही साबित हुई। तीसरी कंपनी 2020 की एनएमसी हेल्थ। वायसराय की रिपोर्ट में यूके में छिपी हुई कंपनी के कर्ज में गफलत को उजागर किया गया। इसे नियामक की जांच हुई और वायसराय के कई आरोपों की इस मामले में पुष्टि हुई थी। इसके अलावा एक मामला
कैपिटेक बैंक का है, जहां वायसराय की रिपोर्ट सही साबित नहीं हुई। वायसराय ने दक्षिण अफ्रीका के इस बैंक पर कर्ज और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई, रेगुलेटरी इंक्वायरी हुई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जो फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने वायसराय के बयानों पर जुर्माना लगाया। इसके अलावा करीब और 8-9 कंपनियां हैं जिन पर वायसराय ने अलग अलग अपनी इसी तरीके की रिपोर्ट दी है जो वेदांता पर दी है। एक सर लास्ट क्वेश्चन मेरा इस पर ये रहेगा कि मतलब क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी के समूह में जो रिकवरी आई वो एक वजह रही कि मतलब कल हमने देखा कि गिरावट तो आई लेकिन उसके बाद से रिकवरी आखिरी के में देखने को मिली। आज बाज़ार में गिरावट देखने को मिली, ऐसे में आधे % के आसपास की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। यहाँ पर भी लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। तो जहाँ पे इतनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोई छोटी भी खबर आती है तो शेयरों में बड़ी काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती है। यहाँ पर ये जो बार बार रिकवरी आ रही है तो क्या गंभीरता से नहीं ले रहा है बाज़ार, या फिर क्या वजह, आप क्या मान रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, कल से अगर आप देखें तो 8 से 9% तो मार्केट में स्टॉक गिरा ही है कल से, अगर कल की गिरावट के बाद देखें, थोड़ी बहुत रिकवरी के बाद। लेकिन चूंकि आरोप तत्काल आते हैं, हिंडनबर्ग के आरोपों की स्मृति लोगों के दिमाग में ताजा है, कंपनी खंडन करती है, इसकी प्रतिक्रिया देती है, भारतीय रेगुलेटर्स इस पर सक्रिय होते हैं कि नहीं, इस पर निगाहें रहती हैं। लेकिन आरोप ने तत्काल मार्केट का सेंटीमेंट और कंपनी के सेंटीमेंट को खराब तो किया है। दूसरा, जानकारियां तो कंपनी के अकाउंट से ही और डेटा से ही निकली हैं, फैक्ट से ही निकली, जैसा वेदांता ने अपने खंडन में भी कहा है कि सार्वजनिक तौर पर ये दी गई जानकारियां हैं। तो बाजार ने कल झटका खाया था, लेकिन थोड़ा आज हमें स्टॉक में कुछ रिकवरी दिखाई दी। लेकिन मामला भी थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आमतौर पर विपुल जी आपको याद होगा कि इस तरीके की जो फर्म्स होती हैं, जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग फर्म होती हैं, वो एक के बाद एक कई रिपोर्ट जारी करती हैं। तो ये पहली रिपोर्ट है वायसराय की, है इसके बाद दूसरी तीसरी रिपोर्ट्स आएंगी और भी जानकारियां होंगी। तो वेदांता के स्टॉक पर दबाव बना रहेगा। हमें देखना यह कि इस रिपोर्ट के 24-48 घंटे बाद भारत के नियामक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में, ऑडिटर्स के मामले में और डेट की मिस रिपोर्टिंग के मामले में क्या जांच शुरू करते हैं और कौन सी जांच होती है, जिसके आधार पर शायद बाजार का रुख तय होगा। चलिए, इस पर निगाहें रहेंगी और जो लोगों की पोजीशन है वो लोग अपने सवाल पूछें और हम लोग यहाँ पर 10 बजे 1 बजे आपके इन शेयरों पर, इन खबरों पर बातचीत करेंगे। हमारे एक्सपर्ट बताएंगे क्या करना चाहिए और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा जो उसको लेकर के हम बोनस पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। तो लगातार आप बोनस के साथ बने रहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो बोनस पॉइंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।